आज नए चैप्टर की बात करेंगे विच इज सिंगल एंट्री। आपके पास जो बुक है उसका नाम अगर आप देखो तो डबल एंट्री सिस्टम लिखा हुआ है। तो हम जो सीख रहे हैं वो डबल एंट्री सिस्टम है, और इससे पहले जो फॉलो किया जाता था, डबल एंट्री सिस्टम आने से पहले जो फॉलो किया जाता था, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। डिफरेंस क्या होता है दोनों में? डबल एंट्री सिस्टम में आप ट्रांजैक्शन के दोनों ही पार्ट को रिकॉर्ड करते हो। जैसे कोई एंट्री पास किया आपने, फर्नीचर खरीदने की एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है, और हम क्या करते हैं, दोनों को रिकॉर्ड करते हैं, दोनों को उनके अकाउंट में पोस्ट करते हैं, दोनों का यूज करते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। सिंगल एंट्री सिस्टम में केवल ट्रांजैक्शन के एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता था। यानी अगर आपने फर्नीचर परचेज किया हुआ है तो आप केवल ये देखते हो कि आपके पास से कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। मोटा मोटा आप केवल कैश के ऊपर आपका फोकस होता है। दूसरा पार्ट इसका क्या है, उसके ऊपर आपका कोई ध्यान नहीं जाता, उसको रिकॉर्ड भी नहीं करते। सिंगल एंट्री सिस्टम उस सिस्टम को कहा जाता है जहां पर केवल हम कैश अकाउंट, कैश को या फिर पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। दो ही टाइप के अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, विच इज कैश एंड पर्सनल अकाउंट। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में आप देखो तो अलग अलग टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सब कुछ मेंटेन किया जाता है। बट सिंगल एंट्री सिस्टम में केवल कैश और पर्सनल अकाउंट है ना। तो डेफिनेशन की बात करें अगर हम, तो सिंगल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें केवल कैश और पर्सनल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स भी हैं। सबसे पहला फीचर है सुटेबिलिटी। सिंगल एंट्री सिस्टम उस बिजनेस के लिए सुटेबल होता है जो स्मॉल साइज का होता है। छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, जिनका ज्यादा टर्नओवर नहीं है ना, ज्यादा इन द सेंस करोड़ों में टर्नओवर नहीं है। छोटा छोटा बिजनेस ओपन किया आपने और वहां पर मंथली आप सपोज कर लो 50,000 1 लाख रुपए इस टाइप से अगर आपका रेवेन्यू टर्नओवर हो रहा है तो वहां पर ये वाला सिस्टम फॉलो किया जाता है। ठीक है। दूसरा, नो यूनिफॉर्मिटी। दूसरा फीचर है इसका नो यूनिफॉर्मिटी। मतलब अब देखो, जितने भी स्मॉल स्केल के बिजनेस होते हैं छोटे छोटे, वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करने का मतलब है आप अकाउंट प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करो, अकाउंटेंट हायर करो जो आपके अकाउंट को मेंटेन करेगा। तो कोई भी छोटा बिजनेस इतना एक्सपेंस बियर नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो छोटे बिजनेस होते हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। तीसरा फीचर है सिंगल एंट्री सिस्टम का कि यहाँ पर पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करने पे फोकस किया जाता है। चौथा है मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक, है ना। हमें पता है सिंगल एंट्री में केवल दो ही अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, पर्सनल अकाउंट और दूसरा कैश बुक, है ना। कैश बुक में कितना कैश आया और गया वो रिकॉर्ड होता है, और पर्सनल अकाउंट में हम हर व्यक्ति के साथ किए हुए ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। फिफ्थ फीचर है इसका डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल वाउचर। इस सिस्टम को जब आप फॉलो कर रहे हो तो आप पूरी तरीके से अपने वाउचर, अपने बिल के ऊपर डिपेंड करते हो। जितना ट्रांजैक्शन होता है उसका बिल होगा आपके पास, और उस बिल को देखकर आप अपने बुक्स में क्या कर लेते हो, उसको रिकॉर्ड कर लेते हो। अगर वो, क्योंकि अब अलग अलग अकाउंट तो मेंटेन करते नहीं है ना। अगर आपने सपोज किसी वाउचर के आधार पर अपने रजिस्टर पे एंट्री कर दी और वाउचर गुम हो गया, और 6 महीने बाद अगर वेरीफाई करना पड़ रहा है आपको, तो फिर कैसे वेरीफाई होगा वो ये ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुआ ही था। डबल एंट्री सिस्टम में हम एक ही ट्रांजैक्शन को बहुत सारे अकाउंट्स में वो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मैं एक परचेज का एग्जांपल दूं आपको। अगर हम परचेज करते हैं तो एक तो उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर, परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ट्रायल बैलेंस में भी देखने को मिलेगा आपको, ट्रेडिंग अकाउंट में भी देखने को मिलेगा। एक ही ट्रांजैक्शन बहुत सारे अकाउंट में, है ना, देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर केवल एक रजिस्टर है आपके पास और वहीं पर आपने एंट्री कर रखी है, और अगर वेरीफाई करना है तो आप केवल वाउचर से वेरीफाई कर सकते हो। जितने अकाउंट्स में हमने परचेज लिखा हुआ उनको मैच करके हम ये पता लगा सकते हैं कि जो परचेज का अमाउंट हमने लिखा है वो करेक्ट है या नहीं। लास्ट है इसका डिफिकल्ट इन प्रिपरेशन ऑन फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट सीखा हमने, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सिंगल एंट्री सिस्टम में जो ट्रांजैक्शन
रिकॉर्ड होते हैं जिस मेथड का यूज करके, उनके बेसिस पर आप फाइनल अकाउंट नहीं कर सकते प्रिपेयर, क्योंकि फाइनल अकाउंट के लिए आपको ट्रायल बैलेंस की जरूरत होती है। आपने क्वेश्चन में अगर देखा हो कि ट्रायल बैलेंस को देखकर ही हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट करते थे प्रिपेयर। ट्रायल बैलेंस की जरूरत होती है, और ट्रायल बैलेंस के लिए किसकी जरूरत होती है? लेजर की। लेजर के लिए किसकी जरूरत होती है? जनरल की, है ना? तब जाके कहीं आप फाइनल अकाउंट कर पाते हो प्रिपेयर। लेकिन सिंगल एंट्री में तो हम ये सब बनाते ही नहीं है ना, जनरल एंट्री नहीं होती है, लेजर नहीं होता है, ट्रायल नहीं होता है, तो फाइनल अकाउंट कहां से बनेगा, है ना? तो इसलिए इसमें बहुत दिक्कत होती है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते थे। इस सिस्टम को फॉलो करने के वैसे तो बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, लेकिन थोड़े बहुत एडवांटेज भी हैं। ठीक है, ये वन बाय वन एक बार देख लेते हैं जल्दी से। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। सबसे पहला जो एडवांटेज है इसका, विच इज सिंपल मेथड, बहुत सिंपल मेथड होता है। यहाँ पर आपको कुछ प्रिंसिपल सीखने की जरूरत नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन सीखने की जरूरत नहीं है। आपको एक रजिस्टर दे दिया जाए और कहा जाए मोहन, राम और सोहन का ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड करते जाओ दुकान पर बैठ के, इजीली कर लो, कोई भी कर लेगा। जिसको लिखना और पढ़ना आता है वो आराम से वो रिकॉर्ड करता जाएगा। बड़ा सिंपल मेथड है, लेस एक्सपेंसिव। सिंगल एंट्री जो मेथड है वो लेस एक्सपेंसिव है। क्यों लेस एक्सपेंसिव है? डबल एंट्री से डबल वाले में आपको अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा, सीए को, सीए से अपने अकाउंट आपको वेरीफाई कराने पड़ेंगे, तो बहुत सारे खर्चे हैं वहां पे। एक सॉफ्टवेयर भी लेना पड़ेगा आपको जिसमें ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर पाओ। सिंगल एंट्री में ऐसा कुछ नहीं होता है। तीसरा एडवांटेज है इसका, छोटे छोटे बिजनेस जो होते हैं ना, उनके लिए ज्यादा सुटेबल होता है। चौथा एडवांटेज है, नो नीड ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज, है ना? आपको अकाउंट्स के प्रिंसिपल, अकाउंट्स के रूल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिफ्थ है, इजी टू एसरटेन प्रॉफिट एंड लॉस। इस वाले मेथड को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है प्रॉफिट और लॉस पता लगाना। क्यों? क्योंकि इस वाले मेथड को जब हम फॉलो करते हैं तो अपने कैपिटल को देख के प्रॉफिट और लॉस पता लगाते हैं। कैपिटल मतलब आपने बिजनेस में 10,000 रुपए लगाए, 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हुआ और 10,000 लगाया आपने। 31 मार्च को आपका साल खत्म होता है, तो 31 मार्च को आप देखते हो आपके पास 50,000 रुपए है। सीधा सीधा पता लग जाता है कि 40,000 आपने अर्न कर लिया इस महीने, इस पूरे साल में, तो 40,000 का क्या हो जाता है? प्रॉफिट, है ना? इसमें और कुछ प्रिपेयर तो करना ही नहीं होता, तो कैपिटल को देखकर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो आसान हो जाता है। डिसएडवांटेज भी है इसके बहुत सारे, जिसमें से कुछ गिवन है। पहला है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी प्रूव्ड। यहां पर ज्यादा अकाउंट मेंटेन नहीं करते, तो जो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो 100% करेक्ट है या प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड हो? वाउचर के ऊपर। वाउचर ही गुम हो गया आपसे, है ना? कैसे प्रूव करोगे आप कि आपने जो सेल किया है, परचेज किया है, वो एक्चुअल में हुआ है? तो यहां पर नहीं कर सकते। क्या नहीं है? दूसरा है, नो कंट्रोल ऑन एसेट्स। अब देखो, एसेट जो हम परचेज करते हैं वो टाइम के साथ क्या क्या हो जाता, कम होता जाता है ना? हम हर एसेट्स के ऊपर, मतलब एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और बैलेंस शीट में शो करते हैं, तो हमें लगता है कि अगर हर साल बैलेंस शीट बनाए हम तो हमारे एसेट की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। लेकिन यहाँ तो बैलेंस शीट होता ही नहीं है प्रिपेयर, तो आपका अपने एसेट्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी एक्चुअल वैल्यू आप नहीं पता लगा पाते अपने एसेट्स की, कि कितना कम हुआ, एक्चुअल वैल्यू कितनी है। ठीक है ना? एसेट्स, इसमें दिक्कत हो जाती है। थर्ड डिसएडवांटेज है कि करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। प्रॉफिट और लॉस का ओवरऑल आइडिया हो जाता है मोटा मोटा कि हाँ इतना आपने एक्स्ट्रा अर्न कर लिया, बट वो करेक्ट है या नहीं है ये नहीं पता लगेगा। फाइनेंशियल पोजीशन कैन नॉट बी एसर्टेन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हो, है ना? और वो हम तभी पता लगा सकते हैं जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। किसी फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन पता करना हो आपको, तो उसका बैलेंस शीट देखना चाहिए, उसकी लायबिलिटी कितनी है और उसका एसेट्स कितना है। जिस फर्म का जो आउटसाइडर लायबिलिटी है, लोन, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, ये जितना कम होता है और उतना ज्यादा फाइनेंशियली वो फर्म स्ट्रांग होती है ना?
दूसरों के ऊपर जितना कम डिपेंडेंट है वो अपने ऊपर, मतलब उसका जो फाइनेंशियली है वो ज्यादा स्ट्रांग है। सेवेंथ है इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक सिस्टम। डेफिनेशन में पढ़ा हमने कि ट्रांजैक्शन का केवल एक पार्ट ही रिकॉर्ड होता है, दोनों पार्ट रिकॉर्ड होता है तो कंप्लीट माना जाता है। तो ये इनकम्प्लीट सिस्टम है, अनसाइंटिफिक है। लास्ट डिसएडवांटेज इसका कि कंपैरेटिव स्टडी इज डिफिकल्ट। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब होता है जब हम अपने परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं तो हम हर साल अपने बैलेंस शीट को देखते हैं और उससे हम पता लगा पाते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस पहले से इंप्रूव हुआ है या फिर रिड्यूस हुआ है। लेकिन यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं होता प्रिपेयर, है ना, बहुत सारे अकाउंट नहीं करते हम प्रिपेयर, बहुत सारी कमियां हैं यहाँ पर जिसकी वजह से आप अपने परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं कर पाते, है ना। दूसरी फर्मों से कंपेयर भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि दूसरी फर्म ट्रिपल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रही है, आप सिंगल एंट्री फॉलो कर रहे हो, तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाता आपके लिए। जो थ्योरी का पोर्शन है डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में डिफरेंस, अभी तक जितनी बातें हमने की इस चैप्टर के बारे में, है ना, उनके बेसिस पर ही आप डिफरेंस कर सकते हो। जैसे मैं कहूं कि डबल एंट्री सिस्टम में करेक्ट प्रॉफिट पता लग जाता है, प्रॉफिट और लॉस, सिंगल एंट्री में नहीं लगता। डबल एंट्री में करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाएगी आपको, सिंगल एंट्री में नहीं पता लगेगी। डबल एंट्री सिस्टम साइंटिफिक सिस्टम होता है, सिंगल एंट्री अनसाइंटिफिक होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम फाइनेंशियल पोजीशन बता दिया शायद मैंने। लीगली ऑथराइज्ड नहीं होता है ना। डबल एंट्री सिस्टम लीगली ऑथराइज्ड, ठीक है। बिजनेस के लिए हाँ, ये भी पढ़ सकते हो कि डबल एंट्री सिस्टम हर टाइप के बिजनेस के लिए सुटेबल है, लेकिन सिंगल एंट्री केवल स्मॉल साइज के बिजनेस के लिए सुटेबल है ना। तो इजी है इसका थ्योरी का पोर्शन, आपको बस एक बार घर जाके थोड़ा सा देख लेना है और आज ही देख लोगे तो बेटर रहेगा। कल टाइम होगा नहीं आपके पास और परसों तक तो निकल ही जाता है दिमाग से, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इसमें आपसे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पूछता है वो हमेशा कि एक बिजनेस है, उसका कैपिटल स्टार्टिंग में इतना था, एंड में इतना था, और भी कुछ इंफॉर्मेशन होंगी, उनके बेसिस पे आपको केवल प्रॉफिट पता करना होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट कैलकुलेट करने का ये फॉर्मेट है। सबसे पहले आप क्या लिखते हो, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल मतलब 31 मार्च को जो कैपिटल गिवन होता है वो, उसमें हम क्या प्लस करेंगे, ड्राइंग। ड्राइंग प्लस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको एडजस्टेड कैपिटल कहा जाता है, और उसके बाद क्या माइनस कर देना है, ओपनिंग कैपिटल। अमाउंट पॉजिटिव में आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव में आया तो लॉस, ठीक है ना। अब मैक्सिमम टाइम मतलब ऑल्दो सारा इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन कई बार एडिशनल कैपिटल आपको नहीं देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। नहीं है अगर एडिशनल कैपिटल तो इसको जीरो माना जा सकता है। हाँ, दो कंपोनेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग कैपिटल और कभी भी प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा इसी तरीके से हम करेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा तो हमेशा इस वाले तरीके से करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है आपसे मिसिंग वैल्यू पूछ लेगा, इसमें से एडिशनल कैपिटल पूछ लिया, उस प्रॉफिट दे देगा या लॉस दे देगा, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग, क्लोजिंग कैपिटल ये पूछ लेता है। तो अगर कोई मिसिंग वैल्यू पूछ रहा है ना, तो आप फॉर्मूला यही है, बस आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में यूज कर लेना है इसका। मिसिंग वैल्यू पूछ रहा है तो इस तरीके से, अगर प्रॉफिट पूछ रहा है तो इस तरीके से, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकालो। ओपनिंग कैपिटल 60,000, ड्राइंग 5,000, क्लोजिंग कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000 और क्लोजिंग कैपिटल 90,000। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बताया प्रॉफिट हमेशा आपको इस वाले तरीके से कैलकुलेट करना है, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कितना गिवन है क्वेश्चन में, 90,000। ड्राइंग कितना गिवन है, 5,000, 95 आ गया। एडिशनल कैपिटल
एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है साल के बीच में आपने जो कैपिटल लगाया, एक कैपिटल तो 1 अप्रैल को लगाता है और फिर साल के बीच में जो भी कैपिटल ऐड करेंगे विच इज एडिशनल कैपिटल। तो कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000, 85 आ गया और ओपनिंग कैपिटल 60,000, 25,000 आ गया आपका पॉजिटिव अमाउंट। तो पॉजिटिव है तो इसको हम क्या बोल देंगे, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो और कुछ इसको 2 बार कर लो, आसान लग रहा है तो ऐसी क्वेश्चन चाहिए पेपर में, बिल्कुल आएगा। मैंने बोला ना मिसिंग वैल्यू अगर वो पूछ लेता आपसे तो इस वाले तरीके से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है ना, कितना दे रखा है उसने, 20 प्रॉफिट है 20,000, क्लोजिंग कैपिटल तो वो बोल ही रहा कैलकुलेट करने के लिए, निकाल लेंगे। ड्राइंग कितना 7,000, एडिशनल 20,000 और ओपनिंग कैपिटल 70,000। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 7,000 प्लस का है और 90,000 माइनस का है, तो 83,000 आ जाएगा माइनस का। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर आके प्लस हो जाएगा 1,03,000। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए 2 कंपोनेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल, इनका होना बहुत जरूरी है क्वेश्चन। लेकिन कई बार या तो दोनों मिस कर देगा वो या किसी में दोनों में से कोई एक। तो अगर कैपिटल मिस हो रहा है तो पहला प्रायोरिटी हमारा होता है कैपिटल कैलकुलेट करना, उसके बाद हम इस तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर कैपिटल मिसिंग होगा तो फाइनल अकाउंट में हमने बैलेंस शीट किया प्रिपेयर, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो है कि लायबिलिटी क्या होती है, एसेट क्या होता है। बैलेंस शीट तो नहीं करते हैं यहाँ प्रिपेयर, लेकिन बैलेंस शीट जैसा ही एक स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है जिसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहा जाता है, जहां पर हम क्या लिखते हैं, लायबिलिटी, कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट और फिर कैपिटल निकल जाता है। तो अब एक क्वेश्चन आप देख लेते हैं जिसमें कैपिटल मिसिंग हो और कैसे कैलकुलेट करना, ये भी क्वेश्चन नंबर 12। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता लग गया होगा कि कैपिटल नहीं गिवन, ना ही ओपनिंग कैपिटल ना ही क्लोजिंग कैपिटल, और लास्ट में उसने बोला भी है कैलकुलेट इज प्रॉफिट ऑन 31 मार्च, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है आपने। तो प्रॉफिट बिना कैपिटल के तो नहीं होता है कैलकुलेट, तो सबसे पहला काम ये करेंगे, कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, और कैपिटल कैलकुलेट होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से, होता है बैलेंस शीट की तरह ही है, बस नाम उसका चेंज है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब इसमें अगर हमें ओपनिंग कैपिटल पता करना है तो हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर करते हैं प्रिपेयर, क्लोजिंग करना है, क्लोजिंग पता करना है तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, दोनों पता करना है तो दोनों ही आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले ओपनिंग का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और ओपनिंग का डेट क्या है, 1 अप्रैल as on 1 April 2020। लायबिलिटी और एसेट्स, अब आपको करना ये है, क्वेश्चन में जो ओपनिंग का एसेट और लायबिलिटी गिवन है उसको लिखना है यहाँ पे। ओपनिंग का कैश गिवन है 1,50,000, ओपनिंग का बैंक बैलेंस गिवन है 7,50,000। ओपनिंग का जो डिटेल गिवन है केवल वो लिखना है। उसके बाद फर्नीचर 1 लाख, उसके बाद स्टॉक 5 लाख, क्रेडिटर लायबिलिटी है हमारा 50,000, बातें नहीं। डेटर है 2,50,000। तो जो ओपनिंग का एसेट और लायबिलिटी था वो हमने ओपनिंग के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिख दिया।
अब हम करेंगे टोटल और टोटल जब आप करोगे ना तो हमेशा एसेट साइड का जो वैल्यू है ज्यादा रहेगा अमाउंट, लायबिलिटी साइड का कम। तो बैलेंस आपका लायबिलिटी साइड में ही आएगा हमेशा, और जो बैलेंस होगा ना उसको हम कैपिटल एज्यूम करेंगे, जो बैलेंस आया होगा, यानी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 9 10 15 17 50। एसेट साइड का टोटल है 17,50,000 और यहाँ 350 ऑलरेडी है तो 14 लाख आ जाएगा यहाँ पे, अपना कैपिटल है ना। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करके आपने ओपनिंग का कैपिटल पता कर लिया। अब आपको प्रिपेयर करना है क्लोजिंग का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। March 31, 2021। इसके बाद रेक्टिफायर वाले रेक्टिफायर चेक क्लोजिंग का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जब करेंगे प्रिपेयर, तो क्लोजिंग का एसेट और लायबिलिटी होगा वो यहाँ लिखेंगे। और जब भी आप क्लोजिंग का प्रिपेयर करते हो, जब भी क्लोजिंग का प्रिपेयर करते हो तो आपको ध्यान रखना है कुछ एसेट्स के ऊपर एडजस्टमेंट होता है, जैसे डेप्रिसिएशन, प्रोविजन। तो ऐसा कुछ दिख रहा है तो वहां से माइनस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन होगा तो एसेट से माइनस हो जाएगा अगर गिवन होगा तो, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं। बाकी के क्वेश्चन आगे क्वेश्चन में आपको दिखेगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं, जो एसेट है क्लोजिंग का, बातें नहीं, ये क्लोजिंग कैपिटल दे देंगे। क्लोजिंग का कैश, बैंक बैलेंस, क्लोजिंग का बैंक बैलेंस 8 लाख, क्लोजिंग का फर्नीचर 1 लाख, क्लोजिंग का स्टॉक 6,50,000, क्रेडिटर क्लोजिंग का क्रेडिटर 4 लाख, 4 लाख और क्लोजिंग का डेटर 3 लाख। 3 लाख। अब टोटल कर देना है फिर से, कितना आएगा? ज्यादा दिख रहा है मेरे 20 25 20 आएगा। पीछे वाला साइड टोटल आएगा 20,25,000। तो इधर का जो कैपिटल है वो बैलेंस आ जाएगा 16,25,000 ना, 16,25,000। ये आपने क्लोजिंग का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कर लिया प्रिपेयर, और इससे आपको क्या पता लग गया, क्लोजिंग का कैपिटल, है ना। यही दो कंपोनेंट हमें चाहिए। अब हम प्रॉफिट आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, क्लोजिंग कैपिटल। प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम हम क्या कैलकुलेट लिखते हैं, क्लोजिंग का कैपिटल। और क्लोजिंग का कैपिटल हमने कितना कैलकुलेट किया है, 16,25,000। ऐड करते हैं इसमें ड्राइंग। क्या क्वेश्चन में आपको ड्राइंग दिख रहा है, हाँ कितना? हाँ सर 5 लाख। टोटल आ गया 21,25,000। इसमें से माइनस करते हैं एडिशनल कैपिटल 2,50,000। 17 लाख 18 लाख आएगा, 18,75,000 आ गया आपका एडजस्टेड कैपिटल। और इसमें से क्या माइनस करना है, ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल हमने कितना कैलकुलेट किया था, 14 लाख। माइनस करेंगे जब इसको इसमें से तो 4,75,000 का डिफरेंस आएगा। और यही हमारा प्रॉफिट है ना। आ रहा है, आया समझ में?